जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, यानी कि बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में। बौद्धिक दिव्यांगता से रिलेटेड अपनी 5 क्लास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जिनमें अपन ने चर्चा की डेफिनेशन की, इसके बाद टाइप्स की, फिर इसके बाद कारण, फिर उसके बाद रोकथाम, उसके बाद लास्ट में अपन एसोसिएट कंडीशन की चर्चा कर रहे थे, यानी कि सहवर्ती स्थितियां, जिसमें है शामिल है जैसे मिर्गी है, सेरिब्रल पॉल्सी है, एडीडी है, एडीएचडी है। इन सब की चर्चा अपन पिछली क्लास में कर रहे थे। तो अब आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है शारीरिक, जैविक या मनोवैज्ञानिक सीमाएं। ठीक है। इससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और आपको नोट्स हमारी वेबसाइट से मिल मिल गए होंगे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, उनमें भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर वेबसाइट पे जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, पीवी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल है। देखो, सोशल मीडिया, मेन सोशल मीडिया तो यहाँ पे है, जो पीवी क्लासेज का ये इंस्टा हैंडल है, ये फेसबुक पेज है, ये और ये टेलीग्राम चैनल है। और जो केवीएस एनवीएस वाला जो टेलीग्राम चैनल है, केवीएस एनवीएस वाला जो टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से ज्वाइन कर लेना ये। ठीक है। बाकी अपन शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपना टॉपिक का नाम है शारीरिक, जैविक या मनोवैज्ञानिक सीमाएं। सबसे पहले तो टॉपिक का मतलब अपन को समझ में आना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है टॉपिक का। सबसे पहले शारीरिक यानी कि एनाटॉमिकल, और जैविक यानी कि साइको सोशियोलॉजिकल, और मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल लिमिटेशन, सीमाएं। ठीक है। तो शारीरिक और जैविक और मनोवैज्ञानिक। शारीरिक का मतलब है जो संरचनात्मक, जो शरीर है, अपना मानव का शरीर है, उसके अंदर जो बनावट है, जैसे कि हड्डियों में कोई भी घुमाव होना, सही तरह से हाथों का काम नहीं करना। ठीक है। जैसे आकृति में, जैसे कि बनावट के अंदर जो भी समस्याएं होती है वो शारीरिक के अंतर बताते हैं, एनाटॉमिकल। जैसे किसी के हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है। ठीक है। किसी के दोनों आंखें नहीं है, तो ये शारीरिक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। आंखों से संबंधित, सुनने से संबंधित। ठीक है। इसके बाद है जैविक। जैविक में क्या आता है? जैविक में जैसे कि अपने पास हाथ तो है, लेकिन उसको यूज लेने में समस्या आती है। ब्रेन तो है अपने पास, मस्तिष्क तो है, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन है वो कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो वो जैविक हो गया। ठीक है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का क्या मतलब है? जो मानसिक रिलेटेड है, मानसिक व्यवहार है उसका, उससे रिलेटेड मनोवैज्ञानिक के अंदर मानसिक का, मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। उसके व्यवहार की विशेषताओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइकोलॉजिकल के अंतर्गत किया जाता है। बाकी शारीरिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक ये समझ में आ गया। ठीक है। ये सोशल मीडिया हैंडल्स है। तो आज अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं एनाटॉमिकल लिमिटेशन टू आईडी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए जो एनाटॉमिकल लिमिटेशन है, वो क्या क्या समस्याएं होती है, ठीक है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। बौद्धिक विकलांगता को मूलतः मन के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था। तो अपन सभी जानते हैं कि जो बौद्धिक विकलांगता है, जो बौद्धिक विकलांगता है वो क्या है? वो मन की, यानी कि माइंड के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था है। जो अपना मन है, मस्तिष्क से अपन ने चर्चा की है बौद्धिक विकलांगता के अंतर्गत, कि बौद्धिक विकलांगता में क्या होता है, जो मन है, मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाता है, यानी कि अपूर्ण विकास हो पाता है। ठीक है। या फिर विकास के अंदर कोई बाधा हो जाती है, अवरुद्ध हो जाता है विकास, आगे नहीं बढ़ता है विकास। ठीक है। तो ये बौद्धिक विकलांगता है। ठीक है। की अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, ये बात अपन पहले से ही जानते हैं। प्राय मस्तिष्क की सती, यानी कि मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क में सती, या फिर मस्तिष्क का सही तरह से डेवलपमेंट, विकास नहीं हो पाना। ठीक है। या फिर उसमें चोट, कहीं पे जन्म होने के बाद गिर जाना, या फिर मस्तिष्क के जब बच्चे का जन्म हो रहा है तब ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जिस ऑक्सीजन की कमी होती है तब उसको क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति या असामान्य विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। ठीक है। इस संदर्भ में पाई जाने वाली शारीरिक संरचनात्मक सीमाएं अक्सर खोपड़ी के भीतर की विकृतियां, इंट्राक्रैनियल, इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजी का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजी को समझाइए, तब क्या करना है? इंट्रा का मतलब तो है आंतरिक, इंट्रा का मतलब क्या है? आंतरिक। ठीक है। और कैनियल का मतलब है जो अपना मस्तिष्क है, वो उससे संबंधित है। ठीक है। और पैथोलॉजी का मतलब है जो भी कोई भी समस्या है उसके अध्ययन से संबंधित क्या है? पैथोलॉजी। ठीक है। तो अपने जो मस्तिष्क के जो आंतरिक भाग है उसके अंदर जो भी विकृति है, जैसे कि ये है खोपड़ी है, मस्तिष्क अपना खोपड़ी है। खोपड़ी के जो भीतर की विकृतियां, जो भी समस्याएं है खोपड़ी के भीतर, उसको क्या बोलते हैं? इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजी। ठीक है। के माध्यम से पहचानी जाती है। किसके माध्यम से पहचानी जाती है? जो भी समस्याएं होती है, इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजी के माध्यम से पहचानी जाती है। इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजी का मतलब तो समझ गए। इंट्रा का मतलब तो आंतरिक, कैनियल मतलब जो अपना मस्तिष्क है या खोपड़ी है, जो भी बोल सकते हो आप। ठीक है। और पैथोलॉजी का मतलब तो अपन जानते ही है।
फिर इसके बाद है सेरेबल एट्रोपी। सेरेबल मतलब जो सेरेबल मस्तिष्क का ही भाग होता है, ठीक है। एट्रोपी का मतलब क्या होता है? एट्रोपी का मतलब होता है सिकुड़ना। एट्रोपी का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, ठीक है। तो जो मस्तिष्क, सेरेबल मतलब मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क एट्रोफी मतलब सिकुड़ना, मस्तिष्क का क्षय होना, मस्तिष्क मस्तिष्क में कोई भी समस्या होने के बाद मस्तिष्क का आकार छोटा होना, ठीक है। तो ये सारी किसमें आती है? सेरेबल एट्रोफी, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। इंट्राक्रैनियल हेमरेज में क्या आता है? मस्तिष्क के भीतर क्या होता है? रक्त स्त्राव। मस्तिष्क के जो भीतर है वो रक्त बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ठीक है। अथवा मस्तिष्क ऊतक, मस्तिष्क ऊतक में रोगजन्य गुहाओं की उपस्थिति। जैसे कि अपन ने चर्चा की थी कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क सबसे पहले तो अपन चर्चा करते हैं मस्तिष्क किससे बनता है। मस्तिष्क छोटे छोटे कोशिकाएं, सबसे पहले तो कोशिकाओं की बात करते हैं। ऊतक का निर्माण कैसे होता है? कोशिकाएं बहुत अधिक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है, ठीक है। तो ऊतक का निर्माण कैसे होते हैं? जो सेल होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं, सेल मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, ठीक है। मस्तिष्क के अंदर जो सेल होती है, सेल बनकर ऊतक का निर्माण करती है। तो मस्तिष्क के अंदर जो ऊतक होते हैं उनमें क्या होता है? रोगजनक गुहाओं की उपस्थिति, उनमें कोई ना कोई समस्या होती है, ठीक है। मस्तिष्क के जो ऊतक होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई समस्या होती है, इस वजह से बौद्धिक दिव्यांगता होती है, ठीक है। ये अपन ने चर्चा की। आगे अपन चर्चा करते हैं बौद्धिक विकलांगता से संबंधित विशिष्ट मस्तिष्क मस्तिष्क संरचनाएं, असामान्यताएं। जो बौद्धिक विकलांगता वाले बालक होते हैं उनसे संबंधित विशिष्ट मस्तिष्क संरचनात्मक, जो उनके मस्तिष्क में संरचनात्मक जो भी समस्याएं होती है वो निम्नलिखित है, ठीक है। असामान्यता या निम्नलिखित है। सबसे पहले है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस, इसके अलावा सेकंड है माइक्रोसिपेली। देखो, हाइड्रोसेफेलस और माइक्रोसेफेली की इनकी चर्चा अपन जो पहली क्लास थी उसी क्लास के अंदर अपन चर्चा कर चुके हैं। उसी के अंदर अपन ने विस्तार से इसको समझाया कि माइक्रोसिपेली क्या होता है, हाइड्रोसिपेली क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि माइक्रोसिपेली, माइक्रो का मतलब आ गया तो सिर का आकार असामान्य रूप से क्या होगा? असामान्य रूप से छोटा होगा। माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। तो इसमें माइक्रोसिपेली आता है तो सिर का आकार सामान्य से क्या होगा? छोटा। हाइड्रोसिपेली, हाइड्रोसिपेलस में क्या होता है? इसमें द्रव के अत्यधिक संचय के कारण सिर का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने जो पहली क्लास से अपन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में समझ रहे थे, उनकी परिभाषाओं के बारे में समझ रहे थे। सबसे पहले तो अपन ने समझा था कि परिभाषाएं समय समय पर चेंज होती रही। सबसे पहले 1973 में क्या परिभाषा आई, फिर 1995 में क्या परिभाषा आई, 2016 में क्या परिभाषा आई, 2002 में क्या परिभाषा आई, 2008 में क्या परिभाषा आई। ये सारी परिभाषाओं का अपन ने अध्ययन किया था, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा था कि जो हाइड्रोसिपेली है और माइक्रोसिपेली है, इनमें क्या अंतर होता है, ये कैसे होता है, मैंने इमेज ही बताई थी। तो हाइड्रोसिपेली वाले जो बालक होते हैं उसमें जो द्रव है उसकी अत्यधिक मात्रा हो जाती है, इस वजह से उसका सिर का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कौन सा द्रव होता है? सेरेबल द्रव होता है उसके अंदर, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोसिपेली, जिसमें सिर का आकार क्या होता है? सामान्य रूप से छोटा हो जाता है माइक्रोसिपेली में, ठीक है। ये अपन ने चर्चा की थी। इसके बाद जन्मजात असामान्यताएं, जैसे कार्पोस कैलोसन। जन्मजात यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ उसी समय से पहले से ही उसमें असामान्यताएं है, उसमें कमियां है, ठीक है। जैसे कि कौन सी कमी है जन्मजात असामान्यता में? कार्पस कैलोसम की एंजेनेसिस, मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना का अभाव। देखो, अगर आप साइंस से है तो आपको अच्छी तरह से समझ आता होगा कि जो कार्पस कैलोसम है वो क्या होता है। कार्पस कैलस एंजेनेसिस, एंजेनेसिस का मतलब है कि कमी, ठीक है। कार्पस कैलोसम की कमी है। जो कार्पस कैलोसम क्या होता है? मस्तिष्क के दोनों भाग, राइट और लेफ्ट वाले दोनों भाग हैं, उनको जोड़ने वाली क्या होती है? संरचना होती है, ठीक है। जैसे कि अपन एक बार देख लेते हैं मस्तिष्क की संरचना। देखो, एक बार यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे तो कीबोर्ड नहीं आ रहा ना, ठीक है, इसको हटाते हैं। जैसे कि आपने मस्तिष्क की संरचना तो देखी होगी कई बार, जैसे ये तो बेसिक एनसीईआरटी में भी आता है, जब अपन 10th क्लास तक पढ़ते हैं तब ब्रेन की संरचना आती है, तब आपने देख लिया होगा। तो कार्पस कैलोसम क्या किस में होता है? बी, ब्रेन में होता है, ठीक है। जो ब्रेन की जो इमेज होती है, ठीक है,
तो कार्पस कैलोसम देखो ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अभी यहाँ पे इमेज नहीं है जहां पे लिखा हुआ हो कार्पस कैलोसम, लेकिन मैं बता देता हूँ जो कार्पस कैलोसम क्या होती है। ये जो भाग देख रहे हो, ये वाला जो भाग होता है, ये कार्पस कैलोसम का भाग होता है, ठीक है। ये वाला भाग किसका भाग होता है? कार्पस कैलोसम का, ठीक है। तो अभी अपन ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, मस्तिष्क नहीं पढ़ रहे अपन। अपन पढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे मस्तिष्क में अपन अध्ययन करते हैं ना, तो ये वाला भाग है ना, ये कार्पस कैलोसम का भाग है। ये मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अभी चलते हैं अपनी क्लास पे। ठीक है, तो ये कार्पस कैलोसम की क्या हो जाती है, उसमें मस्तिष्क के अभाव हो जाता है। वो जो संरचना है कार्पस कैलोसम की, अपन जब बायो में पढ़ते हैं, मस्तिष्क के अंदर जो कार्पस कैलोसम की जो संरचना होती है, वो होती ही नहीं है। इस कारण से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम है? शारीरिक प्रॉब्लम है। मतलब उसके अंदर कोई अंग है ही नहीं, उसके अंग की ही कमी है, कार्पस कैलोसम की कमी है। कार्पस कैलोसम की एंजेनेसिस मतलब मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना का अभाव। इसके बाद है होलोप्रोसेन सेपेली तथा अर्नोल्ड कियारी विकृतियां। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि होलोप्रोसेन सेपेली क्या होता है। क्या? होलोप्रोसेन सेपेली। तो होलोप्रोसेन सेपेली का मतलब बताता हूं मैं। होलोप्रोसेन सेपेली का मतलब होता है भ्रूण के विकास के समय मस्तिष्क का आगे वाला भाग दो हिस्सों में सही से विभाजित नहीं होता है। होलोप्रोसेन सेपेली में क्या होता है? जिस समय भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उस समय जो मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग है, कौन सा वाला भाग? मस्तिष्क का आगे वाला भाग क्या होता है? दो हिस्सों में सही तरीके से क्या नहीं होता? विभाजित नहीं होता। किसमें नहीं होता? होलोप्रोसेन सेपेले में। तथा अर्नोल्ड कियारी विकृति। अर्नोल्ड कियारी विकृति में क्या होता है? अर्नोल्ड कियारी विकृति में मस्तिष्क का जो निचला भाग है, वो सेरिब्रम से नीचे स्पाइनल कैनाल की तरफ क्या हो जाता है? खिसक जाता है। जो मस्तिष्क का जो निचला भाग है, वो क्या होता है? नीचे जो स्पाइनल कैनाल है, उसकी तरफ क्या हो जाता है? वो खिसक जाता है। किसमें? अर्नोल्ड कियारी विकृति में। जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क का निचला वाला जो भाग है, ठीक है, अपन ने अभी मस्तिष्क की संरचना देखी थी, तो उसका जो निचला वाला भाग है, वो क्या हो जाता है? वो नीचे की तरफ, यानी स्पाइनल कैनाल होती है, ठीक है, उसकी तरफ रीढ़ की हड्डी की जो स्पाइनल कैनाल होती है अपने मस्तिष्क के पीछे से होते हुए, तो उसकी तरफ वो खिसक जाता है। इस कारण भी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों के अर्थ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे है बौद्धिक एवं शारीरिक विकास को क्या करती है? ये प्रभावित करती है। ये अपने जो ह्यूमन है, जो बालक है, उसका बौद्धिक विकास भी प्रभावित होगा और शारीरिक विकास भी प्रभावित होगा इससे, इन सारी प्रॉब्लम से। ये जन्मजात ऐसे मान्य होती है। जब जो जब बच्चे का जन्म होता है, उसी समय से ये सारी समस्याएं उसके होती है। जो अंग है, जैसे कार्पस कलोसम है, ये अंग विकसित नहीं होता। ये क्या काम करता है? मस्तिष्क के दोनों भागों को, गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना होती है, इसका अभाव होता है। इसके अलावा होलोप्रोसेनसेफेली तथा अर्नोल्ड कियारी विकृति है, ठीक है। होलोप्रोसेनसेफेली का मतलब क्या है? भ्रूण के विकास के समय मस्तिष्क का आगे वाला भाग क्या होता है? दो हिस्सों में विभाजित नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसके अलावा अर्नोल्ड कियारी विकृति में क्या होता है? अर्नोल्ड कियारी विकृति में मस्तिष्क का जो निचला भाग है, वो सेरिबलम नीचे स्पाइनल कैनाल की तरफ क्या हो जाता है? खिसक जाता है, ठीक है। इसके बाद ये इस वजह से क्या होता है? बौद्धिक एवं शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद अन्य पहचानी जा सकने वाली शारीरिक समस्याओं में अंतःकैपाल कैल्सिफिकेशन, अंतःकैपाल कैल्सिफिकेशन तथा जन्मजात शिस्ट गांठें फैलिया शामिल है, ठीक है। तो दूसरी क्या है? अंतःकैपाल कैल्सिफिकेशन। अंत मतलब इंट्रा कैपाल कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कैल्शियम का जमाव होना, कैल्शियम का एक जगह इकट्ठा होना। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कैल्शियम का जमाव होना सिर के अंदर, ठीक है। सिर के अंदर कैल्शियम का जमना, कैल्सिफिकेशन यहाँ पे लिख लो। क्या कैल्सिफिकेशन? जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो आपको लिख लेना है। जो जिसका भी अर्थ पता नहीं है, तो वो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। लिख भी नहीं पा रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, तो आपको लिख लेना। आपके पास नोट तो हो गए। सिर के अंदर किसका जमना? सिर के अंदर कैल्शियम का जमना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अंतःकैपाल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इसके अलावा है जन्मजात सिस्टम। तो अंतःकंपाल कैल्सिफिकेशन आप सभी की समझ में आ गया। इसके बाद है जन्मजात क्या है? सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है तरल। सिस्ट का मतलब क्या होता है? तरल, जिसमें जैसे कि थैलिया हो सकती है, या फिर गांठ हो सकती है। वो सारी क्या है? जन्मजात सिस्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी पहचानी जा सकने वाली शारीरिक समस्याएं होती है। अगर कैल्सिफिकेशन, उसके अंदर कैल्शियम का जमाव है, तो अंतःकपाल
कैल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है। या फिर जन्मजात सिस्ट, सिस्ट मतलब गांठें होगी, थैलियां हो गई, मस्तिष्क के अंदर गांठें होना, या फिर मस्तिष्क के अंदर तरल के रूप में जो थैलियां होना, वो एक जगह इकट्ठी होना, ये भी क्या है, जन्मजात सिस्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद है आंतरिक मस्तिष्क संरचना से परे, ठीक है। आप सभी को दिखाई तो दे रहा है ना पूरा, हाँ, ठीक है। इसके बाद है आंतरिक मस्तिष्क संरचना से परे, यानी कि आंतरिक मस्तिष्क संरचना है, उसके अलावा और क्या क्या होती है मस्तिष्क से, मस्तिष्क के अलावा शारीरिक सीमाएं कौन कौन सी होती है। अक्सर असामान्य आकृति विशेषताओं अथवा लघु शारीरिक विसंगतियां, या तो असामान्य आकृति होगी, उसका आकृति सामान्य के अकॉर्डिंग नहीं होगी, या फिर क्या होगा, शारीरिक विसंगतियां होगी, छोटी छोटी लघु शारीरिक विसंगतियां होगी, यानी माइनर फिजिकल एनोमेली, ठीक है, के रूप में प्रकट होती है। इनमें कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे कि छोटी आंखें होना, छोटी आंखें होती है, जैसे छोटी छोटी आंखें होती है, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं होते क्या, उनकी छोटी छोटी आंखें होती है, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है, ऐसे बच्चों में इनको बोलते हैं माइक्रोप्लेथेलमिया, ठीक है। या फिर छोटा जबड़ा होता है तो इसको बोलते हैं माइक्रोग्नेथिया, ठीक है। इसके बाद डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम बार बार आ रहा है, डाउन सिंड्रोम की अपन ने कितनी बार चर्चा कर ली है। डाउन सिंड्रोम आप सभी को पता होगा, माता के अंदर, आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो ये बात, और बायो में भी पढ़ते हो, कि माता के अंदर जो 21वां गुणसूत्र है, उन दोनों का क्या हो, अलग अलग नहीं हो पाते, उस वजह से कौन सी समस्या होती है, उस वजह से डाउन सिंड्रोम होती है। जो 21वां गुणसूत्र है वो अलग अलग नहीं हो पाता है, इस वजह से कौन सा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम, 21वें गुणसूत्र की वजह से। कौन से गुणसूत्र की वजह से, 21वें गुणसूत्र की वजह से क्या होता है डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा है फिटल एल्कोहल सिंड्रोम जैसी अवस्थाओं से संबंधित विशेष चेहरे के लक्षण। फिटल एल्कोहल सिंड्रोम में क्या होता है, ये कैसे होता है फिटल एल्कोहल सिंड्रोम। फिटल एल्कोहल सिंड्रोम, जब माता जब माता गर्भावस्था में है, पेट में जब बच्चा है, उस समय शराब का सेवन कर रही है, नशीली दवाओं का सेवन कर रही है, तो उसका जो इफेक्ट है, उसका इफेक्ट सीधा बच्चे पर पड़ेगा। बच्चे, जो माता जब शराब का सेवन करती है, तो वो प्लेसेंटा को पार करके बच्चे तक वो शराब चली जाती है, और वो शराब बच्चे तक चली जाती है, तो बच्चे तक शराब जाने के बाद उसके जो मस्तिष्क पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा, उसका मस्तिष्क का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से उसको और क्या समस्याएं होगी, उसके विशेष चेहरे के लक्षण होंगे, उसका चेहरा विशेष प्रकार का होगा, जैसे कि नाक, नाक और अपना जो मुंह है, उसके बीच में खाली स्थान, मतलब चपाट होना, ठीक है। इस तरह के लक्षण भी उसको दिखाई देते हैं। या फिर जो अपना जो हेड है, ये वाला पार्ट, वो बहुत बड़ा होना, ठीक है। इस तरह की आकृतियां बच्चे में कब आएगी, जब वो माता में फीटल एल्कोहल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम आएगी। और ये फीटल एल्कोहल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम कब आएगी, जब बच्चे की माता शराब का सेवन करती है, उस वजह से क्या कौन सा फीटल एल्कोहल सिंड्रोम होता है, और उस वजह से बच्चे का जो चेहरे की जो बनावट है, वो अलग ही प्रकार की आएगी, सामान्य जो बच्चे होते हैं वैसी नहीं आ पाएगी, ठीक है। इसकी ये चर्चा हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन शारीरिक सीमाओं का नैदानिक आकलन, इनका नैदानिक आकलन किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे क्लिनिकल असाइनमेंट किस किस तरह से किया जा सकता है इनका, देखो, जो एनाटॉमिकल जो लिमिटेशन होती है, उनका एंथ्रोपोमेट्री के माध्यम से क्या किया जाता है, इनका नैदानिकल आकलन किया जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है। क्या शब्द आ रहा है, एंथ्रोपोमेट्री, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मानव शरीर के अलग अलग भागों का माप करना। एंथ्रोपोमेट्री का क्या है, मानव शरीर के मानव शरीर के, ये कलर दिख तो रहा है ना आपको, ये नहीं दिख रहा, थोड़ा कम दिख रहा है, तो अपन रेड कलर ले लेते हैं। मानव शरीर के अलग अलग, ये जो भी शब्द आते हैं, तो उनको आप क्या कर लेना, लिख लेना, ठीक है। अलग अलग भागों की क्या करना, माप करना। ये किस में आता है, एंथ्रोपोमेट्री। जो शारीरिक सीमाएं होती है, उनका नैदानिक आकलन, ठीक है, उनका क्लिनिकल असेसमेंट किस तरह से किया जाता है, एंथ्रोपोमेट्री के द्वारा। किसके द्वारा, एंथ्रोपोमेट्री के द्वारा क्या किया जाता है, उनका वैधानिक आकलन किया जाता है, ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्री का मतलब क्या होता है, मानव शरीर के अलग अलग भागों की क्या होती है, इसमें माप होती है। एंथ्रोपोमेट्री में क्या करते हैं, अपना जो मानव शरीर है, उसके अलग अलग भागों की माप की जाती है। जैसे आंखों के बीच की दूरी मापना, सिर की परिधि की दूरी मापना, ठीक है, सबकी दूरी हाथ और पैरों की दूरी मापना, हथेलियों की दूरी मापना, उनकी दूरी जैसे कि कम ज्यादा है, तो उस सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंथ्रोपोमेट्री। कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए एंथ्रोपोमेट्री का मतलब क्या है, एंथ्रोपोमेट्री के अंदर क्या किया जाता है, मानव शरीर के अलग अलग भागों की क्या की जाती है, माप की जाती है।
अपना जो मानव है, उसका जो शरीर है, जैसे कि अलग-अलग भाग, जैसे सिर है, सिर की जो परिधि है, जो परिधि परिधि का मतलब चारों ओर की दूरी, वो क्या होगी परिधि, उसकी माप करना, ठीक है? आँखों के बीच की, दोनों आँखों के बीच में दूरी, किसी में कम ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है? ये सारी हाथों के बीच की दूरी, पैरों के बीच की दूरी, ये किसमें एंथ्रोपोमेट्री के अंदर मापा जाता है, ठीक है? के माध्यम से किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ सिर की परिधि, सिर की परिधि एंटरकैंथल दूरी, सिर की परिधि को क्या बोलते हैं? एंटरकैंथल दूरी, ठीक है? इसके अलावा इंटरप्यूपिलरी दूरी, आंखों के बीच की दूरी, आंखों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इंटरप्यूपिलरी दूरी। और सिर के बीच परिधि को क्या बोलते हैं? इंटरकैंथल दूरी, ठीक है? तथा हथेलियों और पैरों के लंबाई को मापते हैं, ताकि सामान्य शारीरिक विकास से होने वाले विचलनों की पहचान की जा सके। जो सामान्य बच्चे होते हैं, तो उनसे तुलना की जा सके कि अगर इसकी दूरी में कम ज्यादा आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो उसे पता लगाया जा सके कि इस बच्चे में क्या समस्या है, और उसका क्या किया जा सके, निदान किया जा सके। तो ये कैसे, ये दूरी वगैरह कैसे मापते हैं? एंथ्रोपोमेट्री के द्वारा नैदानिक आकलन किया जाता है। उन से बच्चों में जो शारीरिक सीमाएं जिन बच्चों में होती है, उन बच्चों के अंदर शरीर के अलग अलग भागों की माप किसके द्वारा की जाती है? एंथ्रोपोमेट्री के अंदर की जाती है, ठीक है? नैदानिक आकलन, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उन्नत इमेजिंग तकनीकें, एडवांस इमेजिनेशन टेक्निक क्या-क्या है, ठीक है? क्या-क्या तकनीक है जिसके द्वारा पता लगाया जा सके कि शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएँ हैं, ठीक है? तो इसके अंदर देखो, उन्नत इमेजिंग तकनीकें में जैसे कंप्यूटर एडेड टोमोटोग्राफी, सीटी, और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देखो, ये नाम अब जब आप पढ़ रहे होंगे, तब आपको बहुत कठिन लग रहे होंगे ये नाम, ठीक है? ऐसे ऐसे लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है? लेकिन अगर इसको मैं बोलूँ, ये कंप्यूटेटेड टोमोटोग्राफी का मतलब है सीटी स्कैन। क्या मतलब है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन तो आपको बहुत इजी से पता लग गया कि हाँ, सीटी स्कैन जानते हैं हम। इसके बाद मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका मतलब है, इमेजिंग का मतलब है एमआरआई। आप सभी ने सुना होगा सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन क्यों करवाते हैं, एमआरआई क्यों करवाते हैं? जब भी कोई भी समस्या होती है, जैसे कि अपने शरीर के अंदर जो भी समस्या होती है, तो अपन ये सीटी स्कैन स्कैन करवाते हैं, या फिर एमआरआई करवाते हैं। अपन को क्या है, कई बार अपन बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या समस्या है, तो अपन क्या करते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं। डॉक्टर या तो सीटी स्कैन के लिए बोलता है, या एमआरआई के लिए बोलता है, ठीक है? उससे अपन शरीर के अंदर जो भी समस्या होगी वो पता लग जाती है, ठीक है? तो ये उन्नत इमेजिंग तकनीक है, ठीक है? अंत कंपाली संरचनात्मक असामान्यताओं को प्रदर्शित करने और उनके मूल्यांकन के लिए मानक उपकरणों के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे कि ये सीटी स्कैन है, एमआरआई है, तो ये अपने जो मस्तिष्क के अंदर अभी अगर जो भी समस्या हो रही है, मस्तिष्क के अंदर कोई ट्यूमर है, मस्तिष्क के अंदर कोई समस्या है, कोई भाग डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या फिर कुछ भी दिक्कत है मस्तिष्क के अंदर, तो वो अपन एमआरआई करवाते हैं, या फिर सीटी स्कैन करवाते हैं। इसके द्वारा क्या, अपन वो जो भी समस्या है उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, सीटी स्कैन, सीटी की इसकी फॉर्म, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो क्या है? कंपू सी मतलब कंप्यूटेड, ठीक है? टी मतलब टोमोग्राफी। फिर एमआरआई की मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, रेजोनेंस, ठीक है? इमेजिंग, ठीक है? एमआरआई की ये फुल फॉर्म है, ठीक है? ये आप सभी को ध्यान रखना है। सीटी स्कैन और एमआरआई किस काम में आता है? अपने जो शरीर होता है, मानव शरीर होता है, उसके अंदर जो भी समस्या है, उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? सीटी स्कैन और एमआरआई की जाती है, ठीक है? इसके अतिरिक्त शारीरिक क्षति असामान्य मांसपेशीय टोन के रूप में भी प्रकट होती है। तो शारीरिक क्षति किसके रूप में प्रकट होती है? असामान्य मांसपेशीय टोन के रूप में, जिसके परिणाम स्वरूप स्पास्टिसिटी, अत्यधिक मांसपेशीय टोन, या फिर फ्लोपी गति, या असामान्य रूप से कम मांसपेशीय टोन जैसी शारीरिक सीमाएं देखी जा सकती हैं। यानी कि शरीर की जो क्षति है, जो मांसपेशीय टोन के रूप में भी देखी जा सकती है। मांसपेशीय टोन के रूप में कैसे? तो जैसे कि यहाँ पे है स्पास्टिसिटी, इसका मतलब क्या होता है? जो मांसपेशियाँ है, अत्यधिक मांसपेशिया टोन, अत्यधिक मांसपेशिया टोन का मतलब है कि उनके अंदर जो उनका जो विकास है, जो उनकी जो विशेषता है, वो कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है। यानी कि जो मांसपेशियाँ बहुत ज्यादा कठोर है, उनका मूवमेंट सही तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फ्लोपी, फ्लोपी गतियां, असामान्य रूप से कम मांसपेशीय टोन। फ्लोपी का मतलब होता है कि जो अपना शरीर है, वो बहुत ढीला है, जैसे कि सिर है, उसका संतुलन सही से नहीं रह पाता, तो वो फ्लोपी टोन में आता है। असामान्य रूप से मतलब उनका मांसपेशियों पे नियंत्रण नहीं रह पाता, किसमें? फ्लोपी पे, ठीक है? यानी कि कभी किधर चला जाएगा, कभी किधर चला जाएगा, हाथ कभी किधर चला जाएगा, कभी किधर चला जाएगा, खुद का नियंत्रण नहीं रहेगा। बॉडी के जो अंग है, उन पर खुद का नियंत्रण नहीं रहेगा, तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो फ्लोपी गति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्फूर्त स्थिति के अंतर्गत क्या आता है? जो मांसपेशियां है, जैसे हाथ है,
सिर है, वो इतने कठोर होंगे कि जैसे कि अगर सीधे देख रहे हैं, अगर अपन उसको बोलते हैं इधर देखना है, तो वो इतने कठोर है कि वो इधर देख ही नहीं पाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर मांसपेशियों में खिंचाव हुआ है। इस वजह से वो नहीं देख पाएँगे। तो इसको क्या बोलते हैं, मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव आएगा, तो वो क्या होगा, स्पास्टिसिटी, ठीक है? उसके अलावा फ्लॉपी गतियाँ क्या होती है, बहुत ढीले होते हैं, मतलब कि उसको खुद को संतुलन ही नहीं होता उसका, कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर, ऐसे, ठीक है? तो इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। फिर आगे है बौद्धिक विकलांगता से संबंधित शारीरिक क्रियात्मक सीमाएं, ठीक है? अभी क्लास कितने मिनट की हो गई है? 25 मिनट की क्लास हो गई है, ठीक है? थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, आईडी मतलब बौद्धिक विकलांगता से संबंधित शारीरिक क्रियात्मक सीमाएं, ठीक है? सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क का कार्यकरण, ठीक है? इसके बारे में चर्चा करते हैं। न्यूरोलॉजिकल एंड ब्रेन फंक्शनिंग किस तरह से कार्य करते हैं तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क, ठीक है? सबसे पहले है सूचना प्रसंस्करण, ये सभी आपको दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है। सूचना प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का केंद्र होता है। जो मानव मस्तिष्क है तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, केंद्र होता है, जो सूचनाओं को ग्रहण करने, उनकी व्याख्या करने तथा उन्हें पुनः स्मरण करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है? तो मानव मस्तिष्क मस्तिष्क का क्या कार्य, क्या होता है, सूचनाओं को ग्रहण करना, वापिस सूचना भेजना, ये सारे कार्य मानव मस्तिष्क के, या फिर कोई भी विषय वस्तु है उसको वापस पुनः स्मरण करना, ये सारे मानव मस्तिष्क के द्वारा कार्य किए जाते हैं, ठीक है? बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों में मस्तिष्क के असामान्य विकास या क्षति के कारण शारीरिक क्रियात्मक क्षमताएं सीमित या प्रभावित हो जाती है। जो बौद्धिक विकलांगता वाले बालक होते हैं, उनके अंदर जो माइंड लेवल की जो बातें होती है, जो स्मरण करना या फिर व्याख्या करना, ये सारी बातें उनके अंदर सीमित हो जाती है। क्यों सीमित हो जाती है? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई क्षति होती है मस्तिष्क के अंदर। ऐसा मस्तिष्क का या तो पूरा विकास नहीं होता है, या फिर मस्तिष्क के अंदर किसी अंग का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से उनके अंदर ये सारी बातें नहीं हो पाती है, ठीक है? इसके बाद है इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत संकेत संप्रेषण, इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग, ठीक है? बौद्धिक विकलांगता वाले अनेक व्यक्तियों में एक प्रमुख शारीरिक क्रियात्मक सीमा मस्तिष्क के विद्युत संकेतों के व्यवधान के रूप में देखी जाती है। ये विकृत संकेत तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दौरे या मिर्गी के दौरे हो सकते हैं। जो विद्युत संकेत आते हैं, इससे भी क्या समस्या आती है। अपन मिर्गी जब पढ़ रहे थे, तो मिर्गी किस वजह से आती है? मिर्गी बौद्धिक जो विद्युत संकेत है, इनका सही तरीके से नहीं आने के कारण ही क्या आती है, व्यक्ति में मिर्गी आती है। अपन चर्चा कर रहे थे, ठीक है? बौद्धिक विकलांगता वाले अनेक व्यक्तियों में क्या होता है, एक शारीरिक क्रियात्मक सीमा मस्तिष्क के विद्युत संकेतों में व्यवधान, जो विद्युत संकेत है मस्तिष्क के, उनमें क्या कोई ना कोई समस्या होती है, तो इस वजह से क्या आती है, मिर्गी आती है, या फिर दौरे आते हैं। तो या फिर मिर्गी और दौरे के बारे में तो अपन ने चर्चा की कर ली थी। कई बार बहुत अधिक तेजी से भी दौरे आ सकता है, या फिर बहुत कम समय के लिए भी आ सकता है। तो ये आप सभी को विशेषताओं के आधार पर मैंने बताया था कि जिस व्यक्ति में मिर्गी आती है, वो अपने विशेषताओं के आधार पर जब भी उसे एहसास हो कि अब मिर्गी आने वाली है, उस समय उसे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। क्योंकि उस समय अगर ज़्यादा समय तक मिर्गी आ गई, या पास में कोई ऐसी वस्तु है जिससे उसे नुकसान हो सकता है, तो ये सारी वस्तुएँ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसको आराम से लेट जाना चाहिए उसी स्थिति में, ठीक है? गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस समय उसे पहले ही बैठ जाना चाहिए, पहले ही लेट जाना चाहिए, ठीक है? ये मिर्गी वगैरह की अपने चर्चा पहले कर ली है, ठीक है? इसके बाद दौरे की अभिव्यक्तियाँ, ठीक है? ये दौरे हल्के एब्सेंस सीज़र, क्षणिक अचेतन वाले से लेकर गंभीर अवस्थाओं तक हो सकते हैं, जिनमें शरीर का अकड़ जाना, झटके लगना, मुँह से झाग आना, मुझ पर नियंत्रण खो जाना शामिल होता है। तो दौरे के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, जो मिर्गी है, मिर्गी जब भी आती है, दौरे आते हैं, तो हल्के मतलब एब्सेंस सीज़र, यानी कि क्षणिक अचेतना, मतलब थोड़ी देर के लिए अचेतन हो जाता है वो व्यक्ति। तो उसको बोलते हैं एब्सेंस सीजर, ठीक है? इसके अलावा गंभीर अवस्थाओं तक हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, उसका शरीर अकड़ सकता है, और क्या हो सकता है, झटके लग सकते हैं, मुँह से झाग आ सकते हैं, और मूत्र नियंत्रण वो हो सकता है, ठीक है? ये सारी बातें अपन ने पहले भी चर्चा कर ली थी, जब अपन मिर्गी पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद है गतिशील समन्वय एवं मांसपेशियाँ टोन, ठीक है? तो अभी अपनी क्लास कितने मिनट की हो गई? अभी अपनी क्लास 29 मिनट की हो गई, तो ये सारी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप ये सारी बातें समझना और अच्छे से याद करना। जो भी अगर इनमें जो भी समस्या आती है इस क्लास के अंदर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। जिनके भी अर्थ समझने में दिक्कत आती है, उनको लिख सकते हो, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।